Good morning, students. Today we will do some more transactions relating to accounting equation. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2,30,000, गुड्स ₹1 लाख एंड बिल्डिंग ₹2 लाख. अब कैपिटल क्या होती है? कैपिटल जो प्रोप्राइटर जो है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्ट करता है. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैश ही लेके आए बिजनेस में. कई बार क्या होता है, उसके घर में कुछ सामान पड़ा होता है तो वो सामान भी ले आता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. कई बार कोई उसकी ऐसी प्रॉपर्टी खाली पड़ी होती है तो वो कहता है कि बिजनेस हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं. तो वो बिल्डिंग भी जो है, बिल्डिंग जो अपना घर वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना जो है वो स्टार्ट कर देता है. कोई फर्नीचर पड़ा होता है उस घर, उसका कोई फालतू घर में, तो वो क्या करता है, वो भी ले आता है कि हम शॉप में रखेंगे. तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. जरूरी नहीं है कि जो एक पर्सन है जिसने बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो सिर्फ कैश ही लेके आए. वो और भी सामान लेके आ सकता है और उन सब सामान को जो भी वो लेके आता है बिजनेस शुरू करने के लिए, उन सब को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. अब यहाँ पर क्या लेके आया है? कैश. कैश क्या है? हमारा एसेट है. गुड्स वर्ड, हम गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता. जब हम कोई बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम गुड्स की जगह वर्ड यूज करते हैं स्टॉक. तो वो स्टॉक भी लेकर आया है, बिल्डिंग भी लेकर आया. तो ये सारे बिजनेस में आ गए. तो बिजनेस में ये सारी चीजें क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. कैश भी इंक्रीज हो गया बिजनेस में, गुड्स भी सामान भी लेके आए वो भी प्लस हो गए. अब घर से सामान लेके आए बिजनेस में तो वो सामान आ गया, सामान तो ऐड हो गया. बिल्डिंग भी ले आया एक, तो वो बिल्डिंग भी, ये सब चीजें क्या है? एसेट है. और ये सारी चीजें फर्म में ऐड हो रही हैं तो हम इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो हमने अभी रिकॉर्ड कर दिया. कैश बिजनेस में आया 2,30,000 का, स्टॉक 1 लाख का, बिल्डिंग 2 लाख की. तो ये सारी चीजें क्या है? कैपिटल है. और कैपिटल कितने की होगी टोटल? 5,30,000. तो कैपिटल ये हमने प्लस कर दी. फिर हमने क्या किया? इक्वेशन. अब देखो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब एसेट वाली साइड का टोटल जो है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड के टोटल के इक्वल है. सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी इन कैश ₹4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000. इट्स आउटस्टैंडिंग. अब आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग खर्चे कौन से खर्चे होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो होते तो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन अभी तक हमने उनको पे नहीं किया होता. जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. आपने क्या किया है? आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय रखा हुआ है. अब वो 12 महीने जो है वो काम करेगा. आपने क्या किया? आपने उसकी सैलरी 10 मंथ्स की दे दी. अब हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को वो खत्म होता है. हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को. एक एम्प्लॉय है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है, उसकी 1 महीने की सैलरी है 10,000. अब उसने पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स जो है उसने काम किया. हमने क्या किया? हमने 10 मंथ्स की जो है इसको सैलरी पे कर दी. 12 महीने उसने काम किया है, 10 मंथ्स मीन्स हमने उसकी जनवरी तक की सैलरी पे कर दी. 10,000 मल्टीप्लाई 10, तो आप उसको 1 लाख रुपए पे कर चुके हो. काम तो उसने 12 महीने ही किया, तो कितने मंथ्स की पेंडिंग है उसकी सैलरी पे करनी? 2 मंथ्स की. तो ये सैलरी जो क्या है उसकी पेंडिंग है 20,000 रुपीज. तो ये सैलरी है तो इसी साल की लेकिन अभी तक आपने पे नहीं की. कोई भी रीजन हो सकते हैं हमारी, क्या पता फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो या कोई और भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अभी हमने ये जो एक्सपेंसेस पे नहीं किए. खर्चा तो हो गया, सैलरी तो आपको देनी ही देनी है लेकिन अभी आपने उसको पे नहीं की. कोई भी उसका रीजन हो सकता है. तो जो सैलरी पेंडिंग है उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग का मीनिंग ही पेंडिंग होता है. आउटस्टैंडिंग वर्ड का जो मीनिंग है उसका मतलब है पेंडिंग सैलरी. तो ये आपकी कितनी सैलरी है? 20,000. अब ये क्या है? फर्म के ऊपर बोझ है कि फर्म को पे करनी ही है, चाहे वो कल करे, चाहे वो परसों करे, चाहे वो 1 महीने में करे, तो उसको पे तो करनी है. तो ये फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी. तो जब जो लायबिलिटी है इसको हम बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी साइड. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे.
क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, ये फर्म को पे करनी ही करनी है। अब हम करते हैं ये पेड सैलरी इन कैश ₹4500। 4500 की सैलरी आपने कैश में पे कर दी, तो अब इससे कैश पे फर्क पड़ेगा? कैश जो है बिजनेस से चला गया, कितना गया? 4500। अभी ये तो हमने पे नहीं करे ना, अभी ये तो अभी पेंडिंग है, तो 4500 जो कैश कम हो गया, तो 4500 कैश में से माइनस कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? हमारी लायबिलिटी। इसको हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक अलग कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का लायबिलिटीज के अंडर। तो कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारी? 1000। अब ये लायबिलिटी है, बोझ है, तो बोझ हमारी फर्म पे बढ़ रहा है, तो मतलब ये प्लस हो रहा है, तो 1000 रुपीज हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये जरूरी नहीं है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, तो इन सब के लिए अलग अलग कॉलम बनता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसे कॉलम बना है लायबिलिटीज के अंडर, वैसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट भी जो है वो कॉलम अलग से बनाया जाता है। अब जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनसे हमारी कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हमारी कैपिटल जो है वो कम हो जाती है। अब सैलरी पे भी कर दी, सैलरी पे भी नहीं करी, ये लेकिन है तो ये एक्सपेंस ही। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको सैलरी आपने पूरी साल की देनी थी, पूरे साल का खर्चा है ना ये, कितना? 1,20,000 है तो खर्चा, चाहे आपने उसको पे किया चाहे नहीं पे किया। जैसे हमने एक्रूअल बेसिस में किया था, जो एक्रूअल बेसिस था हमारा अकाउंटिंग का, उसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्सपेंसेस हैं जब वो आपने पे कर दिए, उनसे रिलेटेड पैसे या आपने पे नहीं किए, आपने उनको रिकॉर्ड तो करना ही करना है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू वेदर द कैश हैज बीन पेड और नॉट। तो यही केस है इसमें, और इनकम्स के केस में भी यही होता है एक्रूअल बेसिस में, कि इनकम चाहे आपको मिली है चाहे नहीं मिली, लेकिन आपकी इनकम अर्न तो हो गई है, तो आप उसको रिकॉर्ड तभी करोगे व्हेन द इनकम हैज बीन एक्रूड। अब ये है तो हमारा पूरे साल का ही खर्चा, चाहे ये पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन है तो एक्सपेंस। तो एक्सपेंस से क्या होती है? हमारी कैपिटल जो डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज करेंगे? पूरी सैलरी, जो पूरा हमारा एक्सपेंस है, कितना है? 5500 का। अगर इन केस पूरी की पूरी, जैसे ये सैलरी 5500 है, पूरी की पूरी ये आउटस्टैंडिंग होती है, आपने 1 रुपया भी नहीं दिया अपने एम्प्लॉय को, तो आप क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी में पूरा का पूरा अमाउंट 5500 और कैपिटल में से 5500 रुपीज जो माइनस कर दोगे। अब क्या फाइंड आउट करना है हमने? न्यू इक्वेशन। ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी पेड रेंट इन एडवांस ₹3000। अब जैसे क्या था हमारा इस साल का खर्चा था जो हमने पे नहीं किया, वो तो हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग। अब कई बार क्या होता है, हमारा इस साल का खर्चा, साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और खत्म हुआ 31 मार्च को। हम क्या करते हैं, हम ये जैसे ईयर स्टार्ट हुआ 2019 में और एंड कब होगा? 2020 में। अब नेक्स्ट ईयर जो हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 2020 और एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को, यही होगा। अब हमने क्या किया, इस साल का जो खर्चा था, इस साल का जो हमने कोई टैक्स पे करना था, हमने कोई इंश्योरेंस पे करना था, हमने कोई रेंट पे करना था, वो हमने इसी साल में ही पे कर दिया। जो खर्चा इस साल से रिलेटेड था, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था, वो हमने इसी साल में पे कर दिया। उन्हें बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर बट हैव बीन पेड इन द करंट ईयर। है तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, लेकिन आपने उनको क्या कर दिया? पे कर दिया इसी ईयर में। अब जो ये खर्चे हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, सैलरी पे कर दी एडवांस में, सैलरी पेड इन एडवांस ₹3000। अब ये सैलरी जो है तो नेक्स्ट ईयर की, हमने एडवांस में पे कर दी। अब इसका बेनिफिट जो है हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। चाहे आपने रेंट पे किया है तो इसका बेनिफिट जो है हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो ये जो चीज होगी, ये हमारी जो सैलरी प्रीपेड होगी, ये हो गए हमारे एसेट। एसेट क्या होते हैं?
एसेट वही चीजें होती हैं जो हेल्प करती हैं बिजनेस फर्म को इनकम अर्न करने के लिए, या फिर वो जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में जो है मिलेगा। तो इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में ही मिलेगा, चाहे आपने रेंट प्रीपे कर दिया, चाहे सैलरी प्रीपे कर दी, चाहे आपने कुछ भी प्रीपे कर दिया, तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो वो क्या चीज हो जाएगी, हमारी एसेट। तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड सैलरी या फिर प्रीपेड रेंट, जो भी हमने प्रीपे किया है वो चीज हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब इस पॉइंट में क्या है, पेड रेंट इन एडवांस ₹3000। अब क्या किया, रेंट तो पे कर ही दिया, तो अब हम कैश तो चला ही गया क्योंकि पे किया ना हमने, तो कैश कम हो गया, ₹3000 जो है कैश कम कर देंगे। अब ये प्रीपेड है तो हम ये कहाँ रिकॉर्ड करना है हमने, एसेट साइड। क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। कितना प्रीपे किया, 3000, ये एसेट है हमारे, तो ₹3000 हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इसका बेनिफिट जो है हमें फ्यूचर में मिलना है। इससे हमारी कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम इसकी न्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। 2,500 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3000 इज इक्वल टू 1000 प्लस 5,24,500। नेक्स्ट है हमारी पोर्ट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹30,000। अब क्या किया, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज के लिए क्या किया, बिजनेस से पैसे निकाले और उससे एक मोटरसाइकिल परचेज कर ली। तो ये चीज क्या है, हमारी ड्राइंग्स है। जब हम बिजनेस से पैसे निकालते हैं और पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल को कम कर देती है। अब हमने मोटरसाइकिल के लिए पैसे दे दिए, कितने पैसे दिए, 30,000, तो कैश कम हो गया, ₹30,000 माइनस कर देंगे और कैपिटल में से भी हम ₹30,000 माइनस कर देंगे क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देती है। ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू वरुण। वरुण को सोल्ड किया, कॉस्ट है उसकी 52,000 लेकिन हमने सेल किया उसको 60,000 का। अब ये कैश सेल्स है क्या क्रेडिट सेल है, अब ये कैसे पता चलेगा। अब इस ट्रांजैक्शन में हमें कैश वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अब यहाँ मेंशन है नेम। अब नेम मेंशन है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, क्रेडिट सेल। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स, और डेटर्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एसेट साइड में। अब इस ट्रांजैक्शन से कैश पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्रेडिट में सेल किया। अब स्टॉक तो हमारा कम हो गया क्योंकि सामान बेच दिया तो सामान जो है कम हो गया। अब कितना माइनस करेंगे, माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं ये भी कॉस्ट प्राइस ही रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉस्ट कितनी है, 52,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे। सेल कितने की है, 60,000। अब लेंगे तो 60,000, तो डेटर्स हमारे कितने इंक्रीज हुए हैं, 60,000। फ्यूचर में जो पैसे हम लेंगे वरुण से वो कितने पैसे लेंगे, 60,000, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही सामान बेचता है। तो सामान कितने का बेचा, 60,000 का। था कितने का, 52। बचा टोटल कितना रह गया, बीच में मार्जिन कितना रखा हमने, 8,000 का। 8,000 क्या है, हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 8,000। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, न्यू इक्वेशन। 192,500 प्लस 48,000, 2 लाख की बिल्डिंग, 3,000 हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, 60,000 के हमारे डेटर्स, 1,000 की हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्लस 5,02,500 की हमारी कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट ₹59,000। वरुण से लेने कितने थे, 60,000। अब हम वरुण से फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट हम कर चुके हैं कि इसके बाद हमने ना पैसे लेने ना पैसे देने। अब रिसीव करना है 59,000 और इसके बाद वरुण का अकाउंट क्लोज।
अब हमें कैश कितना मिला 59,000, तो हम प्लस कर देंगे 59,000 क्योंकि बिजनेस में कैश आया। अब फुल सेटलमेंट की बात हो गई तो हमें क्या करना है, इसका अकाउंट क्लोज करना है। लेने कितने थे 60, अब क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने इसके बाद इससे कोई पैसा नहीं लेना। अगर मैं यहाँ पर 59,000 माइनस करूंगी तो हमें बार बार ये शो होता रहेगा कि अभी 1,000 वरुण से लेने हैं, लेकिन अब वरुण से तो 1 रुपया भी नहीं लेना, तो हम इस अकाउंट को पूरा 60,000 रुपीज से क्लोज कर देंगे। लेने 60 थे, लिए 59, तो 1,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस हमारी कैपिटल को क्या कर देता है, कम कर देता है। कितना लॉस हुआ हमें 1,000 का, तो 1,000 रुपीज हम अपनी कैपिटल में से कम कर देंगे। अब क्या फाइंड आउट करनी है हमने, न्यू इक्वेशन। लास्ट पॉइंट है जो हमारा आज का, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ₹10,000। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम एनी कोज, परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम एनी कोज। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने आज एक एक्टिवा परचेज की, आज हमने वो 80,000 की परचेज की, मान लेते हैं हम 80,000 की एक्टिवा परचेज की। क्या 10 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद, 2 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या 80,000 रहेगी, नहीं रहेगी ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्या पता उस पर कोई डेंट आ गया हो, एक्सीडेंट हुआ, उसके स्क्रैचेस वगैरह आ गए, तो क्या जब वो रोड पे चल रही है तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। हम मोबाइल की ही बात करते हैं, आज मैंने कोई मोबाइल लिया, अगर मैं उसको 10 दिन के बाद भी सेल करने जाऊंगी तो उसकी वैल्यू जो है मुझे उतनी नहीं मिलेगी जितने का मैंने उसको परचेज किया था। तो वो चीज क्या हो गई, उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई। हमने यूज किया, क्या पता वो उसमें कोई वायरस आ गया हो, हैंग होना स्टार्ट हो गया हो, कोई भी रीजन हो सकते हैं जिससे क्या मॉडल वो है जो वो पुराना हो गया हो, आउटडेटेड हो गया हो, तो उससे वैल्यू जो है उसकी डाउन चली जाती है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द बिल्डिंग, अब इससे बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, कम हो गई। बिल्डिंग हमारी 2 लाख की है तो बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो हमारी कम हो गई, तो 10,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे। अब जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इससे कैश आउटफ्लो नहीं होता, बस हम एक डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर लेते हैं, तो बाद में इस पैसे का यूज करते हैं जब हमने नए एसेट को, जब हमने कोई न्यू एसेट जो है या हमने इसको रिप्लेस करना हो तब हम इसको यूज कर लेते हैं। 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन में से माइनस हुए, और ये है क्या हमारा एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या करता है, हमारी कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। तो कैपिटल में से हम 10,000 रुपीज क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये थी हमारी लास्ट की। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लास्ट में फाइनल इक्वेशन। जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आएगा। आई होप जो हमारी आज की ट्रांजेक्शन्स थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।